नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी प्रयोक्ता परीक्षा 2021 के लिए समान अध्ययन पेपर में हम लोग भारत का भूगोल का दूसरा पार्ट आज देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका आप देख सकते हैं कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया है। यह नदी जो है मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर? तो 8 किलोमीटर तक यह जो है प्रवाहित होती है और यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं, जिसमें शिवनाथ, जोंक नदी, हंसदो नदी, ईव, मांड, ये सभी नदियां जो है महानदी की सहायक नदी है, जिनमें तेल नदी भी एक जो है महानदी की सहायक नदी है। तो यहाँ आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है, याद रखिएगा। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी कि ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हैं? वह सही हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ए और बी, यानी यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा, उत्तरकाशी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से यह निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है और उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा नदी से है। तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि उत्तरकाशी आपका भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो यहाँ आपका ए विकल्प से होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है आपका, दुमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में जो है 40% वह बालू के कण पाए जाते हैं और 40% मृत्तिका यानी कि क्ले के कण और 20% जो है वह गाद के कण पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा, सभी प्रकार के कण। और अगला जो प्रश्न है आपका, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो यह चिकनी मिट्टी में मिलता है। ए विकल्प से हो जाएगा। यहाँ चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। और चिकनी मिट्टी में जो है 50% से कम गाद और 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति यहाँ हो जाती है। तो आपका ए विकल्प यहाँ सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, त्रिवेणी नहर। और अगला जो प्रश्न है आपका, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला दिया गया उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा।
तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा सभी चारों। भारत में 1965 के बाद से जो है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने, जैसे कि आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, जैसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है इसे। और हरित क्रांति में जो है सभी चारों घटक इसमें समाहित हैं, तो आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो यहाँ आपका जो है कुशल सिंचाई भी होगा, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। तो यहाँ आपका जो है सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। सभी विकल्प आपके यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे? तो यह उपरोक्त सभी से, यानी कि हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, ये सभी इसमें समाहित किए गए थे। तो यहाँ आपसे पूछा गया इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो उपरोक्त सभी से हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है किससे? तो यह कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और याद रखिएगा पूछा जाता है गुलाबी क्रांति तो प्याज से संबंधित है, प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति तो आप सबको पता होगा खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति वह मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति पूछा जाता है सर्वाधिक, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी क्रांतियाँ जो है याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है पंजाब, याद रखिएगा पंजाब का दूसरा स्थान है। अगला जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो अभी बताया गया है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो यह भी जो है आपका यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है पहले स्थान पर यूपी है। यूपी के बाद जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और पंजाब। तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 2019-20 लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो चीनी के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो अब राज्य नहीं होगा, जम्मू कश्मीर होगा, यहाँ सी ऑप्शन से होगा। यह अब संघ शासित प्रदेश हो गया है, तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत का एकमात्र संघ शासित प्रदेश या राज्य कह सकते हैं जो कि केसर का उत्पादन करता है वह है जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले जो है यह राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 हो गई है, याद रखिएगा, और राज्यों की संख्या अब 28 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो यहाँ जो से होगा आपका सी विकल्प से हो जाएगा, ज्वार। ज्वार क्या है? तो यह नकदी फसल नहीं है। जूट हो गया, मूंगफली, गन्ना, ये सभी क्या है? नकदी फसल के अंतर्गत आएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यह लौह अयस्क से संपन्न राज्य हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडीला में किसका खनन होता है? तो वेलाडीला में हेमेटाइट, ये विकल्प से हो जाएगा है। वेलाडीला खान यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ?
तो आप सबको पता होगा झरिया में, ये विकल्प से हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है यह, और देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर जो है यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ये इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लोहरदगा जो दिया गया है ये आपका बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और रांची जो है ये भारी मशीनों के निर्माण के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला दिया गया है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा है कार्य संचालन कीमतें। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं, यहाँ आपको बताना है कोड के माध्यम से। तो आपका यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ सही हैं। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर दिया गया है। तो यहाँ निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है क्योंकि धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी भी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें, ये सभी यहाँ सही हैं, यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो यह असम के डिगबोई में है, डी विकल्प से हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई जो कि असम में है, यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी भी है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था। तो यह हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वह 1970 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों यानी कि ओपेक एक संस्था है जो कि तेल निर्यातक देशों से संबंधित है, इसने तेल की कीमतों में जो है अकस्मात 4 गुना से अधिक वह वृद्धि कर दी थी। तो यह आपका 1970 और 1980 के दौरान जो है हुआ था, और ये एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1973 में। अगला जो प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका तांबा खनन के लिए फेमस है, ये विकल्प से हो जाएगा। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जो है जोड़ना, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। तो इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है इस परियोजना के तहत, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सन 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला जो प्रश्न है आपका, गद्दी लोक निवासी हैं कहाँ के। गद्दी एक जनजाति है, ये पूछा गया किस राज्य के निवासी हैं। तो यहाँ आपका बी विकल्प से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति यह हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और अगला जो प्रश्न है, बोडो निवासी हैं कहाँ के। तो बोडो भी एक जनजाति है, यहाँ आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो कि भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में ये पाई जाती है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक होती है। तो यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। यदि ऑप्शन में कहीं कहीं दिया रहे 4000 से लेके 6000 मीटर, तो वो भी आप जो है टिक कर सकते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो यह है गंगा नदी, सी ऑप्शन से हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई टोटल कितना है, तो 2525 किलोमीटर टोटल गंगा नदी की लंबाई है। यहाँ आपका महानदी दिया गया है, महानदी की टोटल लंबाई है 858 किलोमीटर। गोदावरी जो कि ये आपका दक्षिण भारत की नदी है, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कभी कभी लंबाई भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। उसके बाद नर्मदा नदी, ये आपका नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो है यहाँ सी ऑप्शन से होगा, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है गंगा नदी है, लंबाई है 2525 किलोमीटर।
तो दोस्तों जो है ये था आपका भारत के भूगोल का दूसरा पार्ट। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपको बता दें कि अनअकैडमी पर यूपी SSC लेखपाल बैच 2021 यह शुरू हो रहा है 9 फरवरी से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं और पूरे 3 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा यूपी SSC लेखपाल का। तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के वक्त तो आपको 10% का डिस्काउंट तत्काल आपको मिल जाएगा। तो जो लोग यूपी SSC लेखपाल बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं।